हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल PYQ एकेडमी में। तो हम लोग अपने चैनल पर सीटेट 2022 से 23 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हम नोट्स भी क्लियर करा रहे हैं आप सभी को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहे हैं। फिलहाल हम सीटेट के SST के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हम 2013 के पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। इसका पहला पार्ट यानी कि पहले 30 प्रश्नों को हम लोग पहले वीडियो में पार्ट 1 में सॉल्व करा दिया है और आगे के 30 प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखेंगे कैसा पेपर आया था 2013 में। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से। तो उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? ऑप्शन है, इनकी बिक्री बढ़ जाती है, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है, उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, या फिर उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलता है। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से बाजार में उपलब्ध दूसरे वस्तुओं से इसे भिन्न करता है। यानी कि उत्पादों की जब हम ब्रांडिंग करते हैं तो उसे उसकी पहचान मिलती है कि वह दूसरे वस्तुओं से, दूसरे उत्पादों से वह भिन्न है। तो ब्रांडिंग करना एक प्रकार का पहचान देना है उत्पादों का। तो इसलिए यहाँ हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस खंड को संविधान की अंतरात्मा कहते हैं? ऑप्शंस हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, या फिर संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। संविधान की प्रस्तावना को हम भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करते समय जब किसी बात पर सही निर्णय नहीं निकल पाता है तो हमें प्रस्तावना का सहारा लेना पड़ता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? ऑप्शन है, एक भी नहीं, 2, 4 या फिर 12। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हम तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। यानी कि फ्रेंड्स ये 2013 के अकॉर्डिंग है। तो 2013 में 2 सदस्यों को, लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। फिलहाल में इसे हटा दिया गया है। तो वर्तमान में अगर अब क्वेश्चन आएगा तो एक भी नहीं होगा, 0 कर दिया गया है। लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत करने का हटा दिया गया है, एक भी संख्या नहीं है अब उसमें। तो इसलिए क्वेश्चन आप सभी को आएगा कि लोकसभा में कितने सदस्यों मनोनीत हो सकते हैं, तो आप लगाइएगा एक भी नहीं। यहाँ हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। वैसे फिलहाल यह 2013 का पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग यह 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। तो न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय क्यों देता है या फिर कब देता है, किस आधार पर देता है, देखते हैं। ऑप्शन है, दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, या फिर पुलिस तहकीकात के आधार पर। तो यहाँ न्यायाधीश जो है अपना मुकदमा का निर्णय देता है। तो न्यायाधीश अपने मुकदमे का निर्णय सबूतों के आधार पर देता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? ऑप्शन है, वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ, या फिर अमरनाथ पंथ। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा जगन्नाथ पंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो यह जो जगन्नाथ पंथ नामक संस्था है दोस्तों, इसमें भगवान शिव की पूजा करते हैं और यह तंत्र मंत्र बलि पर आधारित होता है। तो इसलिए आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है जगन्नाथ पंथ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। तो दस्त, पेचिश और हैजा जैसी बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन है, स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, या फिर सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कर। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर हम दस्त, पेचिश और हैजा जैसी बीमारियों को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह, यह पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है, इस पर किसी भी वाद विवाद पर चर्चा से बचें,
सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करें, न्यायिक सक्रियता के लिए दलील दें या फिर उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करें। तो इनमें से हमारा कौन सा राइट ऑप्शन होगा? हाँ, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इन बातों पर चर्चा करके हम अतिवादी विचारों की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए शिक्षक को उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों किशोरियों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? तो निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों पर पूछ रहा है, किस प्रकार के विद्यार्थियों पर किशोरियों व्यवहार व प्रवृत्तियों के असर के विषय में समाज वैज्ञानिकों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हैं? तो परिवार के आधार पर, विद्यालय, टेलीविज़न या फिर सहपाठी। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा टेलीविज़न के आधार पर। सबसे अधिक विविधता टेलीविज़न के द्वारा लाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? तो कौन सी सामाजिक कक्षा के शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन है, सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, या फिर रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना, या फिर ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन करना। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन जो है वह होगा ऑप्शन नंबर 2। नए विषयों पर उन पर चर्चा करना चाहिए विद्यार्थियों से, और पहले सभी शिक्षार्थियों को उस पर अलग अलग परियोजना देनी चाहिए कि ताकि विद्यार्थी क्या खोज कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार की गतिविधि लाकर उनका क्या विचार है इस पर, तो इस प्रकार से करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली गई कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। तो इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? एक छात्रा है जो कारगिल युद्ध के दौरान उन सैनिकों से इंटरव्यू ले रही है जो कि उस युद्ध में हिस्सा बने थे। तो वह किस प्रकार का स्रोत माना जाएगा? गौण स्रोत, प्राथमिक स्रोत, वास्तविक बयान करने वाले, या फिर आंतरिक स्रोत? तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह आंखों देखी घटना का वर्णन सैनिकों द्वारा छात्रों को किया जाएगा, इसलिए यह प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। और जब किसी दी हुई घटना का हम पढ़कर या फिर किसी दूसरे माध्यम से जानकारी इकट्ठा करते हैं तो वह गौण स्रोत के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यह प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्राथमिक स्रोत और गौण स्रोत के बारे में हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इससे जुड़ा हुआ, इसलिए आप सभी इस प्रकार के प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? तो भूकंप, भारत की प्रमुख फसलें, भारत में पाए जाने वाले खनिज, या फिर पृथ्वी की संरचना, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यहाँ हमारा जो सही आंसर होगा वह भारत की प्रमुख फसलें हैं। भारत की प्रमुख फसलों पर हम गहन अध्ययन करने के प्रकरण छात्रों को दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखकर निगमन निकालना क्या कहलाता है? ऑप्शन है तर्कना, मुक्त संगत, आत्मकेंद्रिता, या फिर सामाजिक बुद्धि उत्तेजना। तो यहाँ हम इसे तर्कना कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? ऑप्शन है फ्लो चार्ट, तुलनात्मक चार्ट, समय रेखा चार्ट, या फिर वेन आरेख। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है तुलनात्मक चार्ट, क्योंकि विविध देशों की भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए एक दूसरे से तुलना करते हैं। हम देखते हैं कि कहाँ पर किस देश में किस प्रकार की भूमि उपयोग होती है, कितना होती है, तो यह एक प्रकार की तुलना हुआ। तो फ्रेंड्स ये सभी जो है पेडागोजी से जुड़े हुए प्रश्न आ रहे हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग या फिर संश्लेषण। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, अवबोध के अंतर्गत आएगा। जब छात्र मौर्य वंश के पतन के कारण के बारे में बताएंगे तो वह अवबोध के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। तो सृजनात्मक चिंतन के सभी लक्षण हैं किसी एक के अंतर्गत, यानी कि कोई एक है जो नहीं है। ऑप्शन है, दी गई समस्या के लिए सदा ठीक उत्तर देने की सामर्थ्य, विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, किसी समस्या को हल करने हेतु काल्पनिक व लचीली विधि का उपयोग, या फिर अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता। तो इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर है? तो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दी गई समस्या के लिए सदा ठीक उत्तर देना। यह गलत बात है, बाकी 3 जो हैं वो सही कथन है सृजनात्मकता से जुड़े हुए। अगला क्वेश्चन है, ये सभी पेडागोजी से जुड़े क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए कितने लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं आप सभी देख लीजिए। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते। एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे? जब छात्रा 2 प्रकार की बातें कर रही हैं 2 छात्रा, तो आप क्या करेंगे? उस पर प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है, छात्राओं को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, छात्राओं को इस स्थिति के साक्ष्य एकत्रित करने के लिए भी प्रेरित करेंगी जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके, या फिर इस विषय पर कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का आयोजन करवाएंगी, या फिर कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष विपक्ष में चुनाव कराएंगी। तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगी? यहीं को प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जब इस प्रकार के प्रश्न कक्षा में आएंगे तो उस पर हम विद्यार्थियों को साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे और वस्तुनिष्ठ आकलन करेंगे उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार, यानी कि NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए? तो इनमें से हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। ये चारों जो हैं सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए विषय हैं और 2005 के उच्च प्राथमिक स्तर पर इन्हीं विषयों को सामाजिक विज्ञान में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन भी हर बार आता है दोस्तों, इसलिए आप सभी याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, 2 राजवंशों की तुलना करने में, या फिर प्राचीन भारत के शिक्षण में। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है। समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा जब हम किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना किससे संबंधित है? ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से, या फिर कौशल से। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, कौशल से संबंधित है मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक, ऑप्शन है, कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करे, परिचित संदर्भों में अधिक से अधिक उदाहरण दे, केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करे, या फिर कानून के प्रति डर पैदा करे। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, परिचित संदर्भों में अधिक से अधिक उदाहरण दो। जब हम कानून पर बहुत कम अनुभव होता है बच्चों को, तो उस पर कानून की पर चर्चा करते समय अधिक से अधिक हमें उसका उदाहरण देना चाहिए, जिससे छात्र सही ढंग से सीख सके और समझ सके आसानी से।
अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए। पहला है विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। ये तो सही है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। आगे ऑप्शन है, प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं का ज्ञानवर्धन करना। धीरे धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड देना, या फिर माता पिता को बच्चों की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो जो ये सभी 3 ऑप्शन है ये तो सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वही सही है, क्योंकि इसमें विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है शिक्षार्थियों के साथ, इसलिए यह आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक तो हो सके कि। तो छात्र संविधान पर चर्चा करते समय इसकी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा क्यों की जाए, इसे छात्र जागरूक तो हो सकेंगे। किस प्रकार से जागरूक हो सकेंगे। ऑप्शन है, लोकतंत्र की जड़ें भारत में हैं, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा है, उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष का इस पर गहरा प्रभाव है, या फिर भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। तो इनमें से कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही है। उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है इस प्रकार की बातों पर चर्चा करने से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्न में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा। तो परिणाम आधारित जो अधिगम मॉडल है वह प्राथमिक तौर पर किस पर आधारित होगा। ऑप्शन है, समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं करने पर, कक्षा में पाठ्यक्रम का पुनः अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित आकलन पर, अधिगम उद्देश्य अधिगम गतिविधियां रचनात्मक व संकलित आकलन पर, या फिर शिक्षा उद्देश्य नई शिक्षण विधियां यानी कि पद्धतियां और बोर्ड परीक्षा पर। तो इनमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो जो सही है उसमें से सही है ऑप्शन नंबर 3, अधिगम उद्देश्य अधिगम गतिविधियां रचनात्मक व संकलित आकलन करना हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक तौर पर यह केंद्रित है। ये सभी पेडागोजी से जुड़े हुए प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि। तो सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का क्या उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है, छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाना जाए, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण व उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, या फिर छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, या फिर विकसित देशों के बारे में जानकारी दिया जाए। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है उनमें से ऑप्शन नंबर 2 है, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण व उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। यही सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि। तो हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तक किस प्रकार की होनी चाहिए पूछ रहा है। ऑप्शन है, वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करें, इस प्रकार का होना चाहिए, या फिर वे विवादित मुद्दों से दूर रहें, सभी क्षेत्रों व सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो, या फिर अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हों। तो इनमें से हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, सभी क्षेत्रों व सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप यानी कि NCF 2005 से सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्यों शिक्षार्थियों के निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करता है। तो NCF 2005 जो है सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण उद्देश्य को किस प्रकार से तैयार कर रहा है। ऑप्शन है, राजनैतिक निर्णयों की आलोचना करता है, सामाजिक राजनैतिक वास्तविकता का विश्लेषण करता है, देश की सामाजिक राजनैतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण करता है, या फिर राजनैतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि में प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सकें। तो यहाँ हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 राइट है। यहाँ याद करना दिया है, याद तो बिल्कुल भी नहीं करवाना है छात्रों से। सामाजिक राजनैतिक वास्तविकता का विश्लेषण करना ही मुख्य उद्देश्य है।
जिस क्वेश्चन ऑप्शन में वास्तविकता से जुड़ा प्रश्न हो या फिर ऑप्शन हो तो उसे टिक करना चाहिए दोस्तों, वो सही होता है हमेशा। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों चलाया गया था? ऑप्शन है अफ्रीकी अमेरिका के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर, दूसरा है समान अधिकार व नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर, तीसरा है महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग को लेकर, या फिर वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर। तो ये जो नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका में चलाया गया था वह नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर था, क्योंकि वहाँ गोरे और काले लोगों के बीच नस्ल भेद बहुत ही ज़्यादा था। काले लोगों के साथ हमेशा वहाँ भेदभाव किया जाता था, इसलिए यह आंदोलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? ऑप्शन है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या फिर गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? तो लिंग मूलक भेदभाव कौन सा इसमें से ऑप्शन प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन है लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं, लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं, लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है, या फिर लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। तो इसमें से कौन सा भेदभाव प्रस्तुत कर रहा है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वही गलत है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि लड़कियां केवल घर के काम काज के लिए कर सकती हैं। यह बहुत ही गलत आंसर है। लड़कियां सिर्फ घर का काम काज नहीं कर सकती है और लड़कों के समान सारे कार्य कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लोकतंत्र में संचार माध्यम जो है क्या भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन है देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सकें, क्रिकेट के आयोजनों का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठ इसे देख सकें, या फिर विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीज़ें प्रस्तुत करना। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है। लोकतंत्र में संचार माध्यम का मुख्य उद्देश्य है देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपने देख लिया कि सीटेट के SST में 2013 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। ये 30 प्रश्न थे जो कि रह गए थे। इससे पहले के 30 प्रश्नों को हमने पार्ट 1 में सॉल्व करा दिया। आप चाहें तो वीडियो के चैनल पे देख सकते हैं। करें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।